प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कक्षा 8 में हमारी हिंदी की 2 पाठ्य पुस्तक हैं। एक है ज्ञान सागर और दूसरी है अभ्यास सागर। तो आज हम अभ्यास सागर पुस्तक से पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उपर्युक्त पंक्तियों में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। देखिए, अनुस्वार व अनुनासिक के बारे में आप कक्षा 7 में पहले से ही जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, परंतु फिर भी मैं मोटे तौर पर आपको बता देती हूँ कि अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, अर्थात पंचम वर्ण ग, य, न, न, म के स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह स्वर अथवा व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। और अनुनासिक चिन्ह इसके उच्चारण के समय हवा नाक तथा मुख दोनों से दबाव के साथ बाहर निकलती है। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु के रूप में शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। और दूसरी बात, जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर निकली होती है वहाँ अनुस्वार का प्रयोग होता है, अन्यथा चंद्रबिंदु का प्रयोग ही किया जाता है। जैसे सेंध, इसमें हवा नाक और मुख दोनों से निकल रही है, परंतु यहाँ पर ऊपर शिरोरेखा से ऊपर मात्रा होने के कारण यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, चांद। चांद में इस शिरोरेखा के ऊपर हमने चंद्रबिंदु लगाया। कारण क्या है कि इसके ऊपर कोई भी शिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए हवा नाक और मुख से निकलने के कारण हमने यहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया। इसी प्रकार अभ्यास करते हुए आप प्रश्न नंबर 1 को यहाँ पर पूरा करेंगे। इसमें बेटा एक श्रृंखला शब्द देखिए, ये यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में कुछ कमी रह जाती है, तो यहाँ पर श्रृंखला आप तीसरी पंक्ति में से उठाकर ज्यों का त्यों लिखेंगे, यहाँ से आप मेरे वाला नहीं लिखेंगे। तो आइए, इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। ठीक उसी तरह से हमें पहचानना है कि किस शब्द का उच्चारण नाक से किया जा रहा है और किस का उच्चारण नाक तथा मुख दोनों से किया जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम प्रश्न नंबर 2 को पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 3 केवल पढ़ने के लिए है, आप उसे ध्यान से पढ़िए। अब प्रश्न नंबर 4 पर आइए। निम्नलिखित शब्दों में उच्चारण के आधार पर र के विभिन्न रूपों का प्रयोग कीजिए। अब देखिए बेटा, र का प्रयोग हम किन किन स्थिति में करते हैं। जब र स्वर सहित हो तो हम पूरा र लिखते हैं, और जब र स्वर रहित हो यानी स्वर के बिना हो तो हम वहाँ पर रेफ लगाते हैं, यानी शिरोरेखा के ऊपर जो हम र लगाते हैं उसे हम रेफ कहते हैं। और जब र स्वर सहित हो लेकिन उससे पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो तो हम वहाँ पर पदेन का प्रयोग करते हैं। जैसे शब्द मैं नीचे से ले लेती हूँ, व्रत। अब व्रत को देखिए आप, इसमें देखने में आपको व पूरा दिखाई दे रहा है, परंतु यहाँ पर व ह्रस्व है जिसे आप आधा कहते हैं, तो वह यहाँ पर बेटा पूरा नहीं है, जिसके कारण हम यहाँ पर पदेन का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार इन चीज़ों को समझते हुए आप यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 को पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 6 पर आइए। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। अब नुक्ता क्या होता है? कहने को बहुत ही छोटा सा एक बिंदु होता है जो हम किसी भी वर्ण के नीचे लगाते हैं, परंतु यह छोटा सा बिंदु अर्थ को बदल देता है। ज और फ उर्दू की ध्वनियाँ हैं। ज और फ में नीचे लगे बिंदु को नुक्ता कहा जाता है।
इससे शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे जरा, जरा क्या होता है? बुढ़ापा। और जब मैं बोलती हूँ ज़रा, ज़रा, तो ज़रा जब मैं बोलती हूँ तो इसका अर्थ होता है थोड़ा सा। इसी प्रकार तेज और तेज़, तेज बोला मैंने यानी आभा या चमक, और तेज़ ज़ जहाँ पर मैंने प्रयोग किया वहाँ उसका अर्थ होता है जल्दी। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में ज़ और फ के नीचे नुक्ता लगाएंगे। प्रश्न 7 में हमें यहाँ पर एक काव्यांश दिया गया है। इस काव्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप इस काव्यांश में दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न 8 क्या है देखिए, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए। अब यहाँ पर पहला दिया है गगन, आकाश, अंबर, नभ, आसमान, इनमें से हम कोई भी दो ले सकते हैं। जल का नीर, पानी, सलिल, पय, इनमें से हम कोई भी ले सकते हैं। तरु, पेड़, वृक्ष, पादप, विटप, अरमान, चाह, इच्छा, लालसा, कामना, किरण, अंशु, रश्मि, मरीचि, विघ्न, बाधा, मुसीबत, अड़चन, रुकावट। इस प्रकार हम कोई भी दो शब्दों को यहाँ पर ले सकते हैं। प्रश्न 9 में देखिए क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द, विलोम यानी विपरीत, द्वारा पूरा कीजिए। अब पहला वाक्य है, मीरा को कक्षा में प्रथम आने पर डैश मिला। हमें यहाँ पर कोष्ठक में क्या दिया गया है? दंड। दंड क्या होता है बेटा? सज़ा। और इसका हम विपरीत देखते हैं, इसका विलोम शब्द क्या होगा? अगर हम किसी को सज़ा देते हैं तो दूसरी तरफ अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम इनाम भी देते हैं। तो इसी प्रकार हम दंड का यहाँ पर पुरस्कार लिखेंगे। इसी प्रकार स्तुति क्या होती है? हम किसी की प्रार्थना करते हैं तो इसका विलोम हम क्या लिखेंगे? निंदा। निंदा यानी किसी की बुराई करना। और उसके बाद अगला ग पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें कोष्ठक में? दुरुपयोग, यानी किसी भी चीज़ का हम गलत प्रयोग करते हैं तो उसी का विलोम क्या हो जाएगा? सदुपयोग, यानी जब हम किसी भी चीज़ का सही तरीके से उपयोग करते हैं। उसके बाद है बेटा विषाद, यानी दुख। विषाद क्या होता है? दुख। और इसका दुख का विलोम क्या होता है? सुख। तो दुख का सुख होता है परंतु विषाद का हर्ष होगा या आह्लाद। हम कोई भी यहाँ पर दोनों में से एक ले सकते हैं। प्रश्न 10 देखिए, आप संयुक्त अक्षर और हलंत वाले शब्दों से भली भांति परिचित हैं। निम्नलिखित शब्दों को दोनों तरीकों से लिखिए। यहाँ पर पहला शब्द दिया है चिन्ह, उसका उदाहरण में आपको ची ह हलंत करके और न दिया हुआ है। अब देखिए बेटा, हम हल कहाँ पर लगाते हैं, यानी जिस भी शब्द में हम हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं, देखिए कि बिना पाई वाले व्यंजनों को जोड़ते समय हम हलंत लगाते हैं, जैसे ट, ठ, छ आदि। अब पाई क्या होती है देखिए, जैसे पूर्ण विराम लगाते हैं ऐसे ही खड़े डंडे के रूप में पाई होती है, जैसे क, ख, ग, घ, च, ज, झ आदि। इन्हें तो हम बिना हल यानी पाई के आगे के भाग को काटकर लिख देते हैं। तो इन्हीं को, क्योंकि ये पाई वाले व्यंजन वर्ण हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए हम ब्रह्मा, ह यहाँ पर बिना पाई के है, इसीलिए हमने यहाँ पर हल चिन्ह का प्रयोग किया और हम ब्रह्मा को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप ख से लेकर च भाग तक आप इन्हें पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 11 में आपको दिए हुए शब्दों से वाक्य बनाने हैं। मैंने क भाग आपको करके दिखाया है, उसी प्रकार आप आगे के जो भाग हैं उन्हें आप पूरा करेंगे। ये आपका गृह कार्य है। प्रश्न 12 में
क्या करना है हमें कि क्रिया के अकर्मक और सकर्मक भेद को छांटकर हमें लिखना है। तो देखिए कि अकर्मक क्या होती है। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है कि जिनमें कर्म नहीं होता, यानी बिना, कर्म यानी कर्म, यानी बिना कर्म के जिनमें कर्म नहीं होता वे क्रियाएं अकर्मक होती हैं। जैसे हंसना, रोना, आना जाना, उठना बैठना, चलना, तैरना, दौड़ना, सोना आदि। अब अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए। यदि वाक्य से कोई उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक है। जैसे हम पहला वाक्य देखते हैं, धोबी ने कपड़े धोए। तो यहाँ पर धोए सकर्मक क्रिया है कि धोबी ने क्या धोए, क्या शब्द हमने लगाया यहाँ पर, तो प्रश्न किया तो धोबी ने कपड़े धोए। घोड़े दौड़ रहे हैं, तो घोड़े क्या दौड़ रहे हैं हमें नहीं पता, तो इससे हमारा यहाँ पर हमें उत्तर नहीं मिला। तो इस प्रकार यह अकर्मक क्रिया है। और जहाँ पर कर्म हो यानी सकर्म, स मीन्स साथ में, कर्म यानी कर्म के साथ, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, धोना आदि। इसकी पहचान के लिए क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में यदि कोई निर्जीव वस्तु या पदार्थ प्राप्त हो तो वह क्रिया का कर्म है, अर्थात क्रिया सकर्मक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको यह पाठ समझ आया होगा और आप प्रश्न नंबर 1 से लेकर 12 तक आप अपनी अभ्यास सागर पुस्तक का यह पाठ पूरा करेंगे। धन्यवाद।